एसे का पेपर हो गया है और इस बार भी यूपीएससी ने फिलोसॉफिकल एसेज लिखवाए हैं। सारे एसेज ऐसे हैं जिसमें फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप कुछ भी रट के नहीं जा सकते। कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रेजेंट करनी है तो एग्जाम्पल्स, इवेंट्स और एनेक्डोट्स के रूप में ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन समझने की कोशिश है यूपीएससी की। जैसे सबसे पहला जो ऐसे है, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। व्हाट आर ऑक्सीमोरॉन्स? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा लिविंग डेड, या फिर डेफनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट, या फिर लव हेट रिलेशनशिप। जो ये वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। जैसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कई सारे ऑक्सीमोरॉन्स पता होंगे। जैसे अगर सबसे पहला ऑक्सीमोरॉन हम देखें, डेफनिंग साइलेंस। द साइलेंस which is so powerful, which is so difficult to bear that it is nearly deafening our senses. So it goes beyond. Similarly, जब हम लिविंग डेड की बात करते हैं तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग जब मेट्रो में हम जाते हैं फ़ोन में ही लगे रहते हैं और दे आर नियरली लिविंग डेड, कि उनमें एम्पैथी ही नहीं है। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जब हम क्राइम्स होते हुए देखते हैं जहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इस तरीके से हम अपने एसेज को डेवलप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि लाइफ इज़ अ कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ ऐसे में हम लोग ग्रे एरियाज़ को लेकर कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद दूसरा ऐसे आया था, ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अ ग्रेटफुल माइंड। अब आपने जितना सेल्फ हेल्प पढ़ा है, सेल्फ हेल्प तो पढ़ा होगा ना, और मोटिवेशनल चीज़ें सुनी होंगी अपनी लाइफ में वीडियोस के तौर पे, वो जितना सुना है आप यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड, हर जगह हमें ज़रूरत होती है ग्रैटिट्यूड की। एक अच्छी फैमिली को बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड चाहिए। सोसाइटी के अंदर अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है, कल्चर के प्रति अगर हमें ग्रैटिट्यूड नहीं है, एंसेस्टर्स के प्रति, कम्युनिटी के प्रति ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो हम फिर उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो बिखर जाएगा। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्रिसिएशन का कितना बड़ा रोल है, दैट वी मस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहा जाता है ना, जिसके पास नौकरी है उसे नौकरी की कदर नहीं है, और जिसके पास नौकरी नहीं है उसे लगता है कि कोई भी काम मिल जाए। तो वो वाली सिचुएशंस को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कि आप चाहे तो कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, और उस रूप में आप एक ग्रेटफुल हार्ट से रिलेट कर सकते हैं अपनी पूरी एसे को। बिकॉज ब्यूटी लाइज इन ग्रेटफुलनेस। जहाँ हमने चीज़ों को ग्रांटेड लिया वहीं से गड़बड़ शुरू। अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंटरनेशनल। उसके बाद तीसरा हमारा एसे जो आया है, अ थॉर्न इज़ अ चेंज्ड बड, कि किस तरीके से थॉर्न यहाँ पे ये सिंबॉलिज्म का भी यूज़ किया है यूपीएससी ने। यूपीएससी ने देखा कि इट्स नॉट डायरेक्ट बट सिंबॉलिक। थॉर्न यहाँ पे किस चीज़ का प्रतीक है? पेन, सफरिंग, चैलेंज। बड किस चीज़ का है? सक्सेस, ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, ओरिजिनेशन ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से फेलियर्स लीड टू सक्सेस, किस तरीके से इनिशियल पेन, सर्जरी का पेन, मेडिकल में सर्जरी का पेन आपको हेल्थ देता है अल्टीमेटली। तो वहाँ आपको सफरिंग किस तरीके से बाद में सक्सेस में बदलती है, वो वाले सारे एग्जाम्पल्स हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इंटरनेशनल से इंडिविजुअल लेवल तक के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे और आप इसे एक फ्लो में लिख सकते हैं। चौथा हमारा जो सेक्शन ए का ऐसे है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट सेज व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। दो हाथियों की लड़ाई में घास पिस जाती है। अब ये तो एकदम हमारी जो सिचुएशन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की इस बार चल रही है बिल्कुल उस पर फिट बैठता है। हमने देखा कि ईरान और यूएसए की लड़ाई में किस तरीके से ग्लोबली पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी। उसी तरीके से यूक्रेन रशिया के वॉर में भी इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जब दो लीडर्स किसी देश में लड़ाई करते हैं तो किस तरीके से जो वेलफेयर, जैसे अगर ऑपोजिशन सिर्फ अपोज करने के लिए काम कर रहा है तो लोग पिस जाएंगे क्योंकि वो सही मैटर्स पे मुद्दे ही नहीं उठाएंगे।
उसी तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं तो बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, उनका बचपन खराब हो रहा है। तो इसमें आप ऊपर से लेके इंटरनेशनल से लेके इंडिविजुअल तक अगेन आप क्रोनोलॉजिकली एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स फिट कर सकते हैं, हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि किस तरीके से जब वर्ल्ड वॉर्स हुए तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो वहाँ की पॉपुलेस को हुआ, लोग कंट्रियाँ जीती हारी। उसी तरीके से जब इंसान के मन में द्वंद्व रहता है, तो जब उसके मन में द्वंद्व रहता है उसकी मानसिक शांति सबसे पहले हर्ट होती है। ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन जब आप इसे सही से इंटरप्रेट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। इट्स अ फिलोसफिकल आउटपोरिंग ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, कि आप ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी, नेचर इज़ द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। ये थोड़ा सा डिकोड करने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वाले एस्से के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम फिलॉसफिकली थोड़ा सा चीज़ों को समझें, क्योंकि यहाँ पर हमें शंकराचार्य, प्रकृति पुरुष ऑफ सांख्य फिलॉसफी, स्पाइनोजा का पैंथीज्म, ये एकदम फिलॉसफी का एकदम कोर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बिना फिलॉसफी या फिलॉसफी बैकग्राउंड वाले बच्चों के उनको ये मुझे लगता है अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिलॉसफिकली इसे लिखा जा सकता है। दूसरा एस्से है, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। ये वाला जो टॉपिक है इससे मिलता जुलता टॉपिक पहले कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसे अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। दूसरा, इसे लिखना आसान भी है। हम साइंस की शुरुआत करें तो, और साइंस से भी क्यों, सबसे पहले तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से ही शुरुआत करते हैं कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस क्यूरियोसिटी पे बेस्ड है। फायर जब आई या व्हील जब इन्वेंट हुआ, वहाँ से हमारी क्यूरियोसिटी शुरू होती है। और हमारा वेल एजुकेटेड माइंड आज, जिसे हम साइंटिफिक माइंड कहते हैं, रीजनेबल माइंड कहते हैं, दैट इज़ अगेन अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। अगर धरती स्ट्रेट है ये मान लिया गया होता तो कभी ये डिस्कवर नहीं होता कि धरती गोल है। कभी जियोसेंट्रिसिज्म को मान लिया होता तो हीलियोसेंट्रिसिज्म नहीं आता। तो लाइफ में क्वेश्चंस पूछना कितना ज़रूरी है, और साइंस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन ने जो बोला उसको किसने डिनाई कर दिया? आइंस्टाइन ने। फिर आइंस्टाइन से आगे क्वांटम फिजिक्स आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस लगातार पूछते रहना हमें आगे और प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ साइंटिफिक नहीं होने चाहिए, एथिकल भी होने चाहिए। हमारे एथिकल क्वेश्चंस पे भी हम इस एस्से में बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन बी में जो 7th एस्से है वो कहता है, शेल्विंग हार्ड डिसीजंस इज़ द लीस्ट एथिकल कोर्स। कि मुश्किल डिसीजंस अगर सही समय पे ना लिए जाएं तो सबसे ज़्यादा अनएथिकल होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर देश सही समय पे डिसीजंस ना लें तो उससे अनएथिकल कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर वो साथ में डिप्लोमेसी को नहीं रखते तो वॉर हो जाती है। उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति जो लीडर है वो देश चला रहा है और अगर वो उस वक्त पे हार्ड डिसीजंस ना ले, जैसे 1991 के समय हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा या मार्गरेट थैचर को उस वक्त पे जो स्टेप्स लेने पड़े, उन एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स के साथ आप इस पूरे एस्से को आप लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इसको लिखने की। उसी तरीके से लाइफ में भी ऐसे बहुत डिसीजंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये ना एक्चुअली पता है एथिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा है कि आप एस्से लिख रहे हो लेकिन ये एथिक्स के टॉपिक पे एस्से लिख रहे हो पूरा का पूरा। तो जो आप एथिक्स में अलग अलग टॉपिक्स उठाते हैं उन्हीं को उठाना है और इस पे लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हार्ड डिसीजंस लेना क्यों ज़रूरी है, एज एन एंटरप्रेन्योर हार्ड डिसीजंस लेना क्यों ज़रूरी है, एज अ टीचर हार्ड डिसीजन लेना कि जब बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है उसे उसी वक्त रोक लेना, या पेरेंट्स के लिए जब बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है उसे वहीं हार्ड डिसीजन लेके रोक लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिविजुअल के लिए कई बार हम सबके लिए डिसीजन लेते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं लेते और बाद में खुद ही फंस जाते हैं। तो इस तरीके से अगेन पूरी क्रोनोलॉजी को करते हुए, एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से लेते हुए, अलग अलग जगह से लेते हुए हम इस एस्से को लिख सकते थे। 8th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, अ गुड लीडर इज़ वन हु फॉलोज द फॉलोअर। ये एक हिडन मीनिंग वाला एस्से है।
यहाँ पे जब वो कह रहा है कि गुड लीडर इज़ द वन हु फॉलोज द फॉलोअर, यहाँ पे लीडरशिप को नकारने वाली बात नहीं है। वो ये बात नहीं कह रहा है कि आप लीडरशिप पे ध्यान ना रखें। वो ये कहना चाह रहा है कि अच्छा लीडर वही है जो अपने फॉलोअर्स की बात को सुनता है, समझता है और उसको, उनके दर्द और तकलीफ़ों को समझ के डिसीजंस लेता है। फिर चाहे वो एक नेशनल लीडर हो, अगर उसे देश की पल्स नहीं पता, अगेन एथिक्स बहुत सारा यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच नहीं, हमें बॉटम्स अप अप्रोच चाहिए जहाँ पे लोग बताएं कि उन्हें क्या ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी किताब है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, पी साईनाथ, बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें से आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि किस तरीके से अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाए तो उनके लिए डिसीजंस गलत हो जाते हैं, है ना। खैरियार काओ से रिलेटेड एक इंसिडेंट है, उसमें कभी हम और डीप में बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ एक समझ रहे हैं क्योंकि अभी अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है एस्से का। तो जो ये वाला आखिरी वाला हमारा एस्से है, इसके अंदर अगेन एथिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और हमें इसको एक प्रॉपर टोन के अंदर लिखना है, प्रॉपर क्रोनोलॉजी के अंदर हमें इसे लिखना है। एसेस मुश्किल नहीं थे, ओपन एंडेड थे, फिलोसफिकल थे। वो देख रहे थे कि आपका माइंड क्रिएटिवली किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करके लिख सकता है। हाँ, कुछ रिपीटेड थीम्स थी जैसे पहले भी थी, तो ठीक है, अब फिलोसफिकल एसेस की तरफ बढ़ गया है यूपीएससी। एज अ फिलोसफी टीचर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फिलोसफी और फिलोसफिकल तरीके से चीज़ों को लिखना, बात करना। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट रह सकता है, पर पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आपने एक ओपन माइंड से पेपर लिखा तो मुझे लगता है आपका पेपर अच्छा गया होगा। हम इसके लिए एक डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे कि हर एस्से में किस तरीके से हम फ्लो और पॉइंटर्स को अरेंज कर सकते थे। थैंक यू सो मच।